हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं रीना गिरी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ बच्चों के जीडी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आने वाले एमटीएस की भी वैकेंसी आ गई है और आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में मेरे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बड़ा बेनिफिट देने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है, आप जानते हैं जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एनालॉजी में यही होता है कि जैसा पहले दो शब्दों में संबंध होगा वैसा ही तीसरे और चौथे में भी संबंध होगा। तो उसी प्रकार आशा का संबंध किससे होगा? तो फिर आशा का संबंध किससे होगा? निराशा से, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनालॉजी का है। तो 7:336। अब देखें कि क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जो 7 का जो क्यूब है वो होता है आपका 343। तो 336 कैसे? फिर जितने का क्यूब है उतने ही इससे माइनस किए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे 8 है तो 8 का हम क्यूब करेंगे और 8 ही माइनस कर देंगे। तो जो 8 का क्यूब होता है वो होता है 512 और 8 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बी, यानी 504। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको कोड याद होने ही चाहिए। अगर आपको कोड याद नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अल्फ़ाबेट कोड आप याद करें, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे तब तक बहुत टाइम हो जाता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ओरली वो याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी का हम कोड लिख लेंगे। तो 2 9 4 11। तो देखिए 2 से 9 इसका मतलब है कितने प्लस हुए? 7। 4 से 11 कितने प्लस हुए? 7। 6 से 13 है ना, तो कितने प्लस हुए? 7। और 8 से 15 कितने प्लस हुए? 7। अब इन सब में जब 7 7 ऐड हो रहे हैं तो वहां भी 7 7 ऐड होंगे। तो क्यू का कोड होता है 17 और 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24। और आप देखेंगे कि 24 जो है वो सिर्फ एक में ही है, ना ए ऑप्शन में है, ना सी में है और ना ही डी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बॉम्बे, क्योंकि हमें समय भी तो बचाना है। आप अगर देखोगे तो सेम वही जैसा इसमें चल रहा है वैसा ही उसमें होगा, लेकिन ये तरीका होता है कि आप जल्दी से जितना क्विक हो सके अपना आंसर दें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहे हैं यदि किसी कूट भाषा में महेश को NCIGT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नीलम को कैसे लिखेंगे? अब इसमें भी आपको कोड याद करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि M का कोड 13, A का 1, फिर H का 8, फिर E का 5, S का 19 और H का 8। तो पहले अक्षर से पहला अक्षर, तो M से 13 से 14 यानी कितने जुड़े? 1। फिर दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर, तो 1 से 3 यानी कितने जुड़े? 2। फिर 8 से 9 यानी कितने जुड़े? 1। फिर 5 से 7 यानी कितने जुड़े? 2। यानी एक बार 1 जुड़ रहा है, दूसरी बार 2 जुड़ रहे हैं, 1 प्लस और 2 प्लस। तो ऐसा ही इसमें भी करेंगे। तो पहले अक्षर में आप देखेंगे कि 1 प्लस हो रहा है, तो n 1 जोड़ेंगे तो n का कोड होता है 14 और 1 जोड़ेंगे तो 15 यानी O। फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 यानी G। फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो F। अब OGF, ठीक है, 2 में है। अब आगे भी देख लेंगे। अब देखिए इधर 1 जुड़ा था, फिर 2 जुड़े थे, फिर 1 जोड़ा, अब 2 जोड़ेंगे तो L का कोड होता है 12 और 12 में 2 जोड़े तो 14, 14 यानी N। तो F के बाद N यहाँ तक भी है। फिर अब 1 जोड़ेंगे तो फिर B और अब 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15 यानी O। और इसमें देखेंगे आप 1 जुड़ रहा है,
यानी सही आंसर जो है वो होगा OGFNBO। तो देखें ऐसा कौन से ऑप्शन में है, OGFNBO, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी यानी बॉम्बे। इसमें ए को ए बोलते हैं, थोड़ा साउंड में बी और डी कभी कभी सेम सुनाई देते हैं, इसलिए बी को बॉम्बे बोल देते हैं और डी को दिल्ली बोल देते हैं, ताकि साउंड में कोई दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है यदि उपवन को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को फूल कहें और फूल को मैदान, मैदान को सागर और सागर को आसमान कहा जाए तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। अब हम सब जानते हैं जैसा कि बच्चे जो हैं वो मैदान में खेलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैदान को वो क्या कह रहे हैं। तो मैदान को क्या कह रहे हैं आप देखेंगे जरा, मैदान को क्या कह रहे हैं, सागर कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जिसको जो कहा जाए वही आपका आंसर होगा। तो बच्चे मैदान में खेलते हैं, लेकिन मैदान को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सागर। इसका मतलब है कि बच्चे जो है वो सागर में खेलेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी यानी दिल्ली। अभी मैंने आपको बताया कि इसको दिल्ली क्यों कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक फोटो है जिसकी तरफ संकेत करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है, अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, ये जो फोटो है वो मेरे पिता, और पिता की पत्नी यानी इस व्यक्ति की माँ, पिता की पत्नी के एकमात्र बेटे और इसके माँ का एकमात्र बेटा ये खुद होगा, एकमात्र बेटे की बेटी है, यानी फोटो वाली जो लड़की है वो इसकी बेटी हो गई। कैसे, देखो वो कह रहा है कि ये जो लड़की है वो मेरे पिता और पिता की पत्नी यानी माँ और माँ के एकमात्र बेटे, अगर इसका कोई भाई होता बेटे कह देता तो बात अलग है कि वो इसका भाई भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि एकमात्र बेटा है इसलिए वो स्वयं और उसकी बेटी है, यानी ये दोनों आपस में पिता और पुत्री आ गए। तो वो कह रहा है वह लड़की उस व्यक्ति से, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि दोनों के बीच संबंध बताना पड़ता है, लेकिन जिसके साथ से जुड़ा हो उसका संबंध कभी नहीं बताते हैं। तो व्यक्ति के साथ क्या जुड़ा है, से, तो इसका संबंध नहीं बताएंगे, यानी कि ये जो इस महिला का संबंध बताएंगे और ये महिला उस व्यक्ति की पुत्री होगी, और पुत्री होगी तो ऑप्शन ए में है और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। वो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए माँ है बी की, ठीक है, ए माइनस बी, ए भाई है बी का, और ए इंटू बी, बी बहन है ए की। तो निम्न में से किसका अर्थ है कि एम भतीजी है आर की, एम भतीजी है आर की। तो आप देखेंगे, अब हमने पहला ऑप्शन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं भी एम का तो कोई जिक्र हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है कि इससे हमारा आंसर नहीं आएगा। दूसरे में भी हम देखेंगे कि इसमें भी आप देखेंगे कि एम का कोई जिक्र हुआ है क्या, यानी इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब इसमें है, देखिए आर भी है और एम भी है। अब हम देखते हैं क्या इससे हमारा आंसर आता है, तो हम इंटू वाला देखेंगे। ए इंटू बी का अर्थ है बी बहन है ए की, तो जो बाद में है ए इंटू बी यानी बी बहन है, जो बाद में है वो बहन है पहले वाले की। तो आर इंटू के यानी कि के बहन है आर की, और के इंटू एम यानी एम बहन है के की, तो एम बहन है के की। अब आप इसमें देखें तो वो पूछ रहा था कि एम भतीजी है आर की, और इससे भी हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है कि एम भतीजी है आर की, तो फिर मजबूरी में हमें लास्ट वाला ही आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों विकल्पों में तो आ ही नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो आंसर आता ही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर लगाने भी होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला। हम सब जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पढ़ते हैं तो दाएं हाथ तरफ पूरब होता है, बाएं हाथ तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सचिन पूरब की ओर 100 मीटर चला,
तो ये सचिन पूरब की ओर, हमने 50-50 के 2 निशान लगाए, यानी 100 मीटर पूरब की ओर गया। फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब देखिए जब वो ऐसे जा रहा है तो ये दायां होगा और ये बायां, क्योंकि वो बाएं मुड़ा और कितना चला, 50 मीटर, तो ये 50 मीटर, ठीक है। इसके बाद बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में, अब देखिए जब ऐसे जा रहा है तो इस तरफ दायां और इस तरफ बायां, और वह बायां मुड़ गया तो आप देखेंगे कि बायां मुड़ा है तो वो इस तरफ मुड़ जाएगा, बाईं तरफ। अब वो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आप देखेंगे कि इस तरफ जो दिशा होती है वो कौन सी दिशा को इंडिकेट करती है, पश्चिम, और आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, वो कहते हैं कि राधा की स्कूल बस का मुंह उत्तर की ओर होता है जब स्कूल पहुंचती है। राधा के घर से प्रारंभ होने के बाद 2 बार दाईं ओर और स्कूल पहुंचने के पहले बाईं ओर मुड़ती है। अब हम देख लेते हैं कि उसका मुंह उत्तर की ओर होता है और 2 बार दाएं और फिर बाएं मुड़ती है। बस ने जब राधा के घर के सामने बस स्टॉप छोड़ा था तो उस बस का मुंह किस दिशा में था। तो हमने इसका बताया था कि है तो बेसिक लेकिन ट्रिक के जैसा है। एक तो इसका क्वेश्चन लगाने का तरीका ये होता है कि हम बाएं को दाएं कर दें और दाएं को बाएं, तो समटाइम कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो क्योंकि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है माइंड में, अब आप इसको ट्रिक की तरह से कि जो दिशा दी जा रही है वैसे ही वैसे घुमा दो और अपोजिट डायरेक्शन जो है वो आपका आंसर होगी। तो उसने कहा कि जब बस का मुंह उत्तर में था तो हम उत्तर की तरफ मुंह कर लेते हैं। बस का जो मुंह है वो उत्तर में। अब वो कह रहा है 2 बार दाईं ओर और अंत में बाईं ओर मुड़ी, तो 3 बार बस को मोड़ना है। तो 2 बार दाएं, तो एक बार मुंह उत्तर में है तो दाएं मुड़ेगी तो इस तरफ और फिर दाएं मुड़ेगी तो इस तरफ। तो 2 बार हमने दाएं मोड़ लिया, एक बार दाएं और फिर दाएं, ठीक है। और अंत में वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ी। अंत में कहाँ मुड़ी, बाईं ओर। और जब मुंह इस तरफ है तो बायां कहाँ होगा, इस साइड, यानी बाएं, लास्ट में बाएं मुड़ेगी तो इस तरफ। अब आप देखेंगे कि ये दिशा जो है वो पूरब की तरफ बता रही है, लेकिन उसने ये पूछा है, इसकी एक ट्रिक होती है कि लास्ट में जो आंसर आता है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन आपका आंसर होती है। तो ये पूरब की तरफ दिखा रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम, और ऐसा डी ऑप्शन में है। तो आंसर आ गया पश्चिम। बड़ी सिंपल सी बात है। जिस तरफ बस जब पहुंची तो उसका मुंह जो है वो उत्तर की ओर था, तो उत्तर की तरफ मुंह कर दो, जैसे जैसे वो कह रहा है चला दो, और जो दिशा आती है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन आपका आंसर होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रैंकिंग का है, देखते हैं। वो कह रहा है कि ए बॉम्बे से लंबा है, बी को बॉम्बे बोलते हैं, तो कौन लंबा है, ए। जो लंबा होता है, जो बड़ा होता है, जो आयु में बड़ा होता है, उसको हम ऊपर रखते हैं और छोटे वाले को नीचे। तो ए किससे लंबा है, बॉम्बे से, तो बॉम्बे छोटा है तो नीचे आ गया, ठीक है। आगे वो कह रहा है बॉम्बे सी से छोटा है। बॉम्बे जो है वो सी से छोटा है, यानी बॉम्बे ए से भी छोटा है और सी से भी छोटा है ना। आगे वो कह रहा है यदि दिल्ली छोटा है बॉम्बे से, यदि वो कह रहा है दिल्ली जो है वो बॉम्बे से छोटा है, ठीक है। दिल्ली छोटा है बॉम्बे से, परंतु इलाइट से छोटा नहीं है। इसका मतलब है दिल्ली बॉम्बे से तो छोटा है लेकिन इलाइट से बड़ा है। तो वो कह रहे हैं सबसे लंबा कौन है। अब सबसे लंबा, सबसे छोटा तो इलाइट आ रहा है, लेकिन इनमें आप देखिए कंफ्यूजन हो गई। उन्होंने ए और सी के बारे में नहीं बताया कि ए से सी बड़ा है या छोटा है, कौन बड़ा है। और जब ये नहीं बताएंगे तो फिर हम आंसर कैसे देंगे। इसका मतलब है कि आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के बाद बात खत्म हो जाती है। बॉम्बे से दोनों बड़े हैं और इनका आपस में कुछ भी नहीं बताया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जब नहीं बताएंगे तो हमारा आंसर होगा जानकारी अधूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो देखिए बड़ा सिंपल है और बहुत जल्दी से आ जाता है कि एक महीने में सभी रविवार महीने की चौथी, 11वीं, 18वीं और 25वीं तारीख को पड़ते हैं। यदि महीना बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो, वो कह रहा है कि महीना बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो, तो हम सब जानते हैं कि जब मंथ शुरू होता है वो 1 तारीख से होता है और 1
तारीख यानी एक फर्स्ट डेट जो है उस दिन क्या था, गुरुवार। तो वो कह रहे हैं गुरुवार से हो तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। अब हम सभी जानते हैं कि मंथ में अलग अलग दिन होते हैं। फरवरी हुई तो आपकी 28 की होगी, लीप ईयर होगा तो 29 की होगी, और कई महीने 30 के होते हैं और कई महीने 31 के 31 के भी होते हैं। तो जब हमें ये नहीं बताया जाएगा कि उस महीने का नाम क्या है तो आप कैसे आंसर देंगे, यानी महीना 30 का है, 31 का है या 28 का है। तो आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब है आंसर नहीं आएगा और आंसर हो जाएगा दिल्ली ऑप्शन में, तथ्य अधूरे हैं। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घड़ी का क्वेश्चन है, क्लॉक का। तो वो कहते हैं कि एक घड़ी को घड़ी की दिशा में ही 135 डिग्री घुमाया जाता है तो दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब 12:30 बजते हैं तो जो मिनट की सुई है वो दक्षिण दिशा को बताती है। मिनट की सुई 6 पर होती है और नीचे की तरफ कौन सी दिशा दिखाती है, दक्षिण दिशा। अब वो कह रहे हैं कि 135 डिग्री घुमाया जाए। तो मिनट की सुई को जब 135 डिग्री घुमा रहे हैं, आप देखिए जरा कि जब 5 मिनट के अंतराल की दूरी तय करती है घड़ी तो उस दौरान वो 30 डिग्री आगे बढ़ जाती है या 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 135 डिग्री, आप देखिए ये जब 90 डिग्री 30, 60, 90 90 डिग्री जाएगी तो यहाँ 9 पर आएगी, ये माफ़ कीजिए 9, फिर 120 डिग्री यानी 10 पर, और फिर 150 तो फिर 11 पर। अब 150 तो नहीं घूमी है, 135 घूमी है, यानी 10 और 11 के बीच में ये सुई 135 डिग्री में कहाँ आ जाएगी, 10 और 11 के बीच में, क्योंकि 5 मिनट के अंतराल पर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो उसी हिसाब से देखिए 30, 60, 90, 120 और 15। ठीक है, तो यहाँ 10 तक बनेगा 120 और 15 का, तो 10 और 11 के बीच में। और जब घड़ी की सुई इस दिशा में होगी तो ऊपर की तरफ जो तिरछी लाइन है वो हम सब जानते हैं कि वह उत्तर और पश्चिम को इंगित करती है, यानी कि ऊपर की तरफ तिरछी लाइन तो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आंसर है उत्तर पश्चिम, और यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो कह रहे हैं 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ये सेटिंग का क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि नीरज सुधीर और सुजीत के बीच में है। अब हमें पता नहीं है और आगे भी पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आप पंक्ति में सेटिंग बनाते हो तो अगर एक किनारे का पता चल जाए या ठीक बीच में किसी की भी पोजीशन सर्टेन हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पोजीशन किसी की भी सर्टेन नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं, आगे देखते हैं, कमल अजीत के ठीक दाएं। यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन है। अब ऐसा तो कहीं किसी की पोजीशन सर्टेन नहीं हो रही, तो हमें किसी ना किसी लाइन से तो शुरू करनी ही पड़ेगी। तो हम पहली लाइन से ही शुरू करते हैं कि नीरज जो है वो सुधीर और सुजीत के बीच में है। तो नीरज बीच में है, किसके बीच में है, सुधीर और सुजीत के। अब हो सकता है कि सुधीर यहां हो या सुजीत यहां हो, और हो सकता है कि इस तरफ हो सुजीत या सुधीर। ये पता नहीं चला है कि कौन किस तरफ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कमल जो है वो अजीत के ठीक दाएं है। कमल कैसा है, अजीत के ठीक दाएं। यदि कमल और सुधीर पड़ोसी हैं, अब देखिए अगर आप यहां बनाएंगे कि कमल अजीत के ठीक दाएं, अगर हमने अजीत को यहां बनाया, ठीक है, और अजीत के ठीक दाएं हमने कमल को बनाया,
तो आप देखेंगे कमल और सुधीर एक दूसरे के पड़ोसी नहीं बन पाएंगे। क्या बनेंगे? नहीं, क्योंकि आप देखें अजीत के ठीक दाएं कमल, तो वो तो किनारे पर हो गया, और इसका मतलब है कि ये फिर चाहे वो कहीं भी बैठा हो पड़ोसी नहीं बनेंगे। इसका मतलब है कि ये इस तरफ जाएंगे, तो अजीत के ठीक दाएं कमल है, अजीत के ठीक दाएं कमल, और कमल और सुधीर पड़ोसी हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ कमल, तो यहाँ ये सुधीर की पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ सुजीत जो है वो नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि कमल किसका पड़ोसी है? सुधीर का। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ सुधीर बैठेगा, सुजीत नहीं, और जब यहाँ सुधीर बैठेगा तो यहाँ आ जाएगा सुजीत। और ये देखिए 5 आ गए, 1 2 3 4 5। तो सबसे इस तरफ जो है वो सुजीत, फिर नीरज, फिर सुधीर, फिर कमल, क्योंकि कमल और सुधीर जो है वो पड़ोसी हैं, और अजीत के दाएं हैं कमल। ठीक है, अब वो कह रहे हैं तो पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? तो आप देखिए पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है? सुधीर, और आंसर हो गया आपका बॉम्बे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो द्वितीय अर्धांश हम सब जानते हैं कि एन से लेके जेड तक होता है, और अक्षरों को आप विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एम के बाद जो है वो जेड शुरू हो जाएगा, और जेड के बाद फिर जाके एन उस तरफ होगा। तो वो कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, तो डायरेक्शन अलग अलग है। तो आप देखेंगे कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां, और डायरेक्शन जब अलग अलग होती है तो 15 और 5 जाके जुड़ जाएंगे। और अगर आपको कोड याद होंगे तो चाहे वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लें और चाहे सीधे ही भी लिख लें, टी की पोजीशन कभी नहीं बदलती, और इसका एक लॉजिक भी बनता है T20। टी का कोड हमेशा 20 होता है। अगर सेकंड अर्धांश को भी आप बदल देंगे तो टी जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, और पहले दिशा बाएं दी है तो बाएं से गिनेंगे तो वहां पर जाके टी जो है वो 20वें नंबर पर रहता है, T20। अगर अर्धांश को बदलेंगे भी तब भी टी की पोजीशन नहीं बदलती है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो 20वें नंबर पर हमारा आ जाएगा टी। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर देखते हैं कि वो कह रहा है सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 8वें स्थान पर होगा। अब एक तरीका तो ये होता है कि हम सारे अक्षर लिखें और एक एक करके उनको गिनें, लेकिन क्योंकि हमें टाइम भी मैनेज करना पड़ता है तो हम उसी में देखते जाएंगे और वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। तो हम देखते हैं कि सी एक बार है, फिर ई, सी के बाद डी नहीं है, सीधा ई है, ई के बाद फिर एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई भी नहीं है, जे, के, एल, एम, एन, यहां तक कोई नहीं है, फिर ओ, फिर पी, पी 2 हैं आप देखेंगे तो पी, फिर क्यू नहीं है, आर, आर एक ही है, फिर एस, एस 2 हैं, एस, फिर टी, फिर यू, और कोई भी नहीं है। सारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित हो गए। अब वो कह रहा है कौन सा अक्षर दाईं ओर से 8वां होगा। तो दायां इस तरफ से होता है, जब दिशा ना दी जाए तो उत्तर मानते हैं, और दायां इस तरफ से, तो 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ओ जो है वो हमारा 8वें नंबर पर होगा, यानी ऑप्शन डी ओ। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन देखते हैं। ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा केबीसी में भी मिस्टर अमिताभ बच्चन कहते हैं अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर, यानी शब्दों को तार्किक क्रम में लगाना। तो जैसा सीक्वेंस होता है वैसा ही आपको भी इसमें लगाना है। तो सबसे पहले देखिए हम चावल लेंगे। सबसे पहले चावल ही, तभी तो लेना तो चावल ही पड़ेगा, चाहे पकाएंगे चाहे चबाएंगे कुछ भी करें। तो सबसे पहले हम चावल लेंगे, तो सारे ऑप्शन में 1 है, ठीक है। चावल लेने के बाद फिर उसको पकाएंगे, पकाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा, दूसरा,
फिर 4 चबाएंगे, मुंह में खा तो सीधा निगल तो जाएंगे नहीं, इसका मतलब है कि फिर चबाएंगे, फिर खाएंगे और सबसे लास्ट में पचाएंगे। तो देखिए 1 2 4 5 3, देखें जरा, तो 1 2 4 5 3 और ऑप्शन बी में है। देखिए सबसे पहले चावल, फिर पकाएंगे, फिर चबाएंगे, फिर खाएंगे और सबसे लास्ट में पचाएंगे। आगे बढ़ते हैं 17। देखें सबसे वो कह रहा है कि इनटू का अर्थ प्लस है, तो जहां इनटू लगा है वहां हम प्लस लगा लेंगे। इनटू का अर्थ क्या है? प्लस। माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड। जहां माइनस है वहां हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो डिवाइड का अर्थ माइनस है। डिवाइड का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ इनटू है, तो प्लस का अर्थ क्या है? इनटू। तो सारी संख्याएं भी रख लेंगे, 40, फिर 7, फिर 9 और फिर 3। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग जा घर बताया था आपको, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 3 से 9, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 7 और 5 का गुणा होगा यानी कि 35, ठीक है, और ये 40, ठीक है। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आप इसमें 35 में 3 को नहीं जोड़ सकते क्योंकि एक संख्या माइनस की और एक प्लस की, तो जोड़ेंगे नहीं, यानी कि 40 में 3 प्लस करेंगे यानी कि 43 यानी 43, और 43 फिर जाके लास्ट में घटाएंगे, तो 43 में से 35 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए यानी 8। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं 18। देखिए ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। आप देखिए मुझे भी समय अब कम ही लगता है, तो आपको भी समय धीमे धीमे कम ही लगना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में जब ज़्यादा टाइम लिया था, फिर सेकंड वीडियो आए और धीमे धीमे समय कम होता जा रहा है। उसी हिसाब से आपकी भी प्रैक्टिस इतनी तेज़ी से होनी चाहिए कि आपका समय दिन प्रतिदिन कम होता चला जाए, और जितने जल्दी आप कर लेंगे क्वेश्चन उतने जल्दी आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो देखते हैं 6 2 40। अब गुणा भी करेंगे तब भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर किया तो 36, और 4 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया तो 4, और 36 और 4 यानी 40। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर ये 2 संख्याएं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और 25 और 16 को जोड़ दिया तो आपका 41। तो उसी प्रकार अब इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 का 1, और 64 और 1 65 यानी ऑप्शन सी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ये डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ईमानदारी, बुद्धि और योग्यता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो सर्वोत्तम देखते हैं हम, तो ईमानदारी, बुद्धि और योग्यता। देखिए बुद्धि और योग्यता एक ही बात होती है, जिसमें बुद्धि होगी उसमें योग्यता भी होगी, लेकिन ईमानदारी एक अलग गुण है। जो लोग जिनके अंदर बुद्धि नहीं भी होती है वो भी ईमानदार हो सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन देखते हैं कि देखिए बुद्धि और ईमानदारी एक ही बात है, और बुद्धि और योग्यता एक ही बात है और ईमानदारी अलग है, ठीक है। तो ईमानदार कोई भी हो सकता है जिसमें योग्यता हो ना हो, जिसमें बुद्धिमानी हो ना हो, ठीक है। तो सबसे सटीक जो प्रतिनिधित्व करेगा वो सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सिलॉजिस्ट का क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन भी है। तो वो कहते हैं कि सभी जूते चप्पल हैं, तो सभी जूते चप्पल हैं। फिर वो कह रहा है कोई चप्पल कमजोर नहीं है, तो जब नहीं है तो अलग कर देंगे कमजोर। सभी जूते चप्पल हैं और कोई चप्पल कमजोर नहीं है तो अलग, अंदर भी संभावना नहीं बनेगी।
अब निष्कर्ष देखते हैं। वो कह रहा है कोई जूता कमज़ोर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, जूता अलग है और कमज़ोर अलग है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं कि वो कह रहा है सभी कमज़ोर जूता है। सभी कमज़ोर कहाँ है? ये तो बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल अलग है तो दूसरा ऑप्शन गलत, यानी पहला सही और दूसरा गलत। और जो कि देखिए हमारे ए ऑप्शन में है कि पहला निष्कर्ष सत्य है। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जल्द ही मैं अपने और भी वीडियो लेके समय समय पर आती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।